क्लास 10 हम आपको पढ़ा रहे थे मनुष्यों में पोषण, और पोषण में हमने आपको पढ़ाया था मुकुआ, गुआ, ग्रसिका, अमाशय, गृहिणी, ट्रिप्सिन और शेषांग। ये भाग हमने आपको बताए थे कि किस प्रकार से पोषण इन भागों में होता है। उसके बाद लास्ट जो हेडिंग थी वो थी बड़ी याद गुदा तथा गुदा द्वार। इसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर से वह उत्सर्जित क्रिया होकर शरीर से बाहर निकलता है। और अब हम आज की जो उसी में जुड़ी हुई हेडिंग है जिसका नाम है बचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी कि भोजन जो बच गया है, अभी तो जो बचा था अपचा था वो शरीर से बाहर हो गया, लेकिन अब जो बचा हुआ भोजन है उसका भी अवशोषण होना है। तो बचे हुए भोजन का अवशोषण, बचे हुए भोजन का अवशोषण absorption of digested food, बचे हुए भोजन का अवशोषण। तो लिखेंगे भोजन के पश्चात, पाचन के पश्चात यानी कि पाचन किया हमने, और पाचन के पश्चात क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हो रहा है। तो पाचन के पश्चात भोजन के सभी अवयव, प्रायः जल में विलेय अवस्था में होते हैं, प्रायः जल में विलेय अवस्था में होते हैं। जल के साथ इनका रुधिर में, पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की रचना भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। क्योंकि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या है, सिर्फ समझ लीजिए, इसके बारे में हम नहीं लिखा रहे। तो छोटी आंत क्या है कि जैसे ये अनेक वर्तुल तथा अनुप्रस्थ उंगली के समान प्रबल होती है, और ये पूरे तल पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। यानी कि जब ये आंत है और इसमें क्या है, इस प्रकार से उभार से है उंगली के समान, ठीक है। तो जब इस पे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई चीज पिसती है तो उसमें गड्ढे होते हैं, उठा हुआ होता है, तो जब दोनों दबाव पड़ते हैं तभी वह चीज पिस पाती है, पिसती है। जैसे आपने देखा होगा कि आटा वाले में भी छोटे छोटे से दाग लगे होते हैं, इसी प्रकार से घर में जो सिलवट्टा होता है उस पर भी उसको टाका जाता है कि जब दोनों के बीचों में गड्ढा हो और उभार हो तभी वह चीज पिस पाती है।
साथ संरचना समान उभार पाए जाते हैं, जिसमें जब हमारा भोजन जाता है तो क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। तो ये जो होते हैं रसांकुर कहा जाता है, ये अवशोषक तल को 10 गुना बढ़ा देते हैं। दूसरी हेडिंग लिखेंगे रसांकुर। दूसरी हेडिंग रसांकुर पॉइंट है, पॉइंट पहला था आपका छोटी आग, दूसरा पॉइंट रसांकुर। पहला पॉइंट छोटी आग थी, दूसरा पॉइंट रसांकुर। तो रसांकुर में ये जो भार पाए जाते हैं इसकी 10 गुना को ये बढ़ा देते हैं। तीसरा पॉइंट है सूक्ष्मांकुर, यानी कि इसमें सूक्ष्म छोटे छोटे क्या होते हैं, उभार पाए जाते हैं इस तरीके से, इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर। तो सूक्ष्मांकुर। फिर इसके बाद क्रमाकुंचन। तो क्रमाकुंचन जैसे आपने देखा होगा, दही को मथा जाता है, इस तरीके से मथा जाता है, और जब दही को मथ दिया जाता है तो उसमें से क्या निकल आता है, घी। ऐसे हमारे शरीर में जो भोजन पहुंचता है वह हमारी आंतों में मथ जाता है, और मथने के बाद जो हमारे शरीर के जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वे आ जाते हैं, और जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो बेकार होकर अवशोषित हो जाते हैं, यानी कि बेकार हो जाते हैं, क्रमाकुंचन। तो इस प्रकार से ये है, इस प्रकार की हम आपको संरचना इसमें दिखा दे रहे हैं, सभी को अपनी बुक से डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो ये देखेंगे इस प्रकार से आप इसकी संरचना देख रहे हैं। सबसे ऊपरी जो संरचना है उसे हम लसिका वाहिनी कहते हैं। फिर यहाँ पर इस तरीके से आंतरिक श्लेष्मिका, बसीय अम्ल हुआ ग्लिसरॉल, वसाएं, रुधिर कोश केशिकाएँ, अमीनो अम्ल ग्लूकोज, लवण हुआ जल, लसिका वाहिनी, धमनी, लसिका वाहिनी। फिर सिरा है नीचे की ओर जो दिखाई दे रहा है, सबसे जो अंत में आप देख रहे हैं आंतरिक ग्रंथि उसे कहते हैं। तो ये आपकी हेडिंग थी आंतरिक श्लेष्मिका में रसांकुर द्वारा भोज पदार्थों का अवशोषण। तो ये सभी डायग्राम आप लोगों को घर पे अपनी बुक से बना लेना है, ठीक है। तो इसके बाद अगली हेडिंग आ जाते हैं हम। न्यू हेडिंग है जिसका नाम है, आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक,